नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 PM यूपी। मेरे यूपी के चैनल पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी क्योंकि मेरा नेशनल चैनल 60 दिन से बंद था, 2 महीने से बंद था। हाईकोर्ट के आदेश के बाद ये चैनल खोल दिया गया, लेकिन जिस तरह से आप लोगों ने मेरे यूपी के चैनल पर प्यार बरसाया वो बिल्कुल सपने जैसा था। लाखों लाखों सब्सक्राइबर बढ़ गए इस बीच में। 4 PM यूपी पे दर्शकों की संख्या बढ़ती चली गई। यूपी के अलावा पूरी दुनिया के लोग 4 PM यूपी देख रहे थे। ये प्यार मेरे लिए बहुत कीमती है। मैं दिल से आप सबका आभार व्यक्त करता हूँ। अभय दुबे जी से मैंने राजनीति की चर्चा की है, मोदी जी की नौटंकी पर चर्चा की, और अभय दुबे जी तो आज इतने गुस्से में थे, कह रहे थे कि ऐसी नाकारा सरकार शायद उन्होंने कभी देखी नहीं। बहुत तकलीफ की बात है कि लाखों बच्चों का भविष्य चौपट करने वाली सरकार अभी भी ऐसी चल रही है। चलते हैं अभय दुबे जी के पास उनकी बात सुनने के लिए। 4 PM न्यूज नेटवर्क में बहुत बहुत स्वागत है अभय दुबे जी आपका। ठीक 60 दिन बाद, यानी 2 महीने बाद भारत के लोग अब आपको सुन सकते हैं। आज से 2 महीने पहले 12 तारीख को हमारे चैनल पर प्रतिबंध लगाया गया था और कहा गया था हम राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए बहुत बड़ा खतरा है। दाऊद इब्राहिम के भाई हैं हम। कुछ लोग तो कमेंट में लिखने लगे, यार तुम्हारी शक्ल मिलती भी है, वैसे चश्मा लगा लेते हो ऐसा वाला ब्राउन वाला, तो लगते भी हो दाऊद इब्राहिम। मैंने कहा यही बचा है जिंदगी में कि दाऊद इब्राहिम बना दो मुझे। माननीय हाई कोर्ट ने आदेश दिया और अब से 1 घंटे पहले 4 PM का नेशनल चैनल खोल दिया गया 60 दिन बाद। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आपने मुझे इस बीच में बहुत हौसला बढ़ाया, प्यार दिया, हिम्मत बढ़ाई। अभय जी, हमेशा आप कहते रहे कि तुम जीतोगे। कैसा लगेगा कल भारत के लोगों को जब आपकी आवाज भारत में फिर सुनाई देगी? बिल्कुल, मैं तो बहुत उत्साहित हूँ और मेरा मानना ये है कि मैंने बधाई दी थी और अपने आप को भी बधाई दी थी, आपको याद होगा। आज मैं अपने आपको बधाई देता हूँ और अपने आप को भी बधाई देता हूँ, क्योंकि ये एक बहुत बड़ी जीत है। एक इतनी ताकतवर सरकार और इतनी बदला लेने की भावना से पीड़ित सरकार, ये ऐसी विकृति है, रिवेंजफुल एटीट्यूड, बदला लेने की भावना जो है, वो एक ऐसी विकृति है जो इस सरकार में बड़े पैमाने पर पाई जाती है। बदला लेना एक मानवीय दुर्गुण है, लेकिन सरकार, जब आप जनता के प्रतिनिधि हैं, फिर आप किस बात का बदला ले रहे हैं? झूठ बोलते हैं। 4 PM के ऊपर ये आरोप लगाना कि वो राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में संलग्न है, इससे बड़ा झूठ और क्या हो सकता है? आप कोई भी व्यक्ति इसको सुनेगा, वो हंस देगा इस बात को लेकर। भाई, आखिरकार राष्ट्र विरोधी होने का हमारा स्वार्थ क्या है? मैं तो बार बार कहता हूं कि हम लोग, क्या सरकार का विरोध करना राष्ट्र का विरोध करना है? क्या सरकार की विदेश नीति का विरोध करना राष्ट्र का विरोध करना है? क्या अमेरिका और डोनाल्ड ट्रंप के प्रति जो रवैया है मोदी जी का और सरकार का, उसका विरोध करना राष्ट्र का विरोध करना है? क्या अर्थव्यवस्था का जिस तरीके से उन्होंने संचालन किया है और आज पूरे देश की अर्थव्यवस्था को तबाही के कगार पर लाकर खड़ा कर दिया है, इसकी आलोचना करना क्या राष्ट्र का विरोध करना है? अब तो कल से ये कहना शुरू कर देंगे कि भाई कि आप देश में विदेशी मुद्रा भंडार नीचे गिर रहा है, ये आप नहीं कह सकते, ये आप कहेंगे तो आप देश को बदनाम कर रहे हैं, आप राष्ट्र विरोधी हैं। इस प्रकार की बात भी करने लगेंगे तो कोई इसकी सीमा है कोई क्या? फिर तो आप अपने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के लठैतों से कहिए कि वो आए और वो राष्ट्रपति भवन और पूरे सब सरकार के ऊपर कब्जा कर लें और नरेंद्र मोदी को उसका तानाशाह घोषित कर दें। यही कमी रह गई है और क्या? दंड क्रमिकाएं करते हुए, काली टोपी लगाए हुए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के लोग आए और सनातन सनातन कहते हुए सबके ऊपर कब्जा कर लें। आपको शब्द बड़े याद रहते हैं, दंड क्रमिकाएं। यही शाखाओं में होता है ना। आपको ये शब्द किसी ने सुना नहीं होगा, मेरे 99% दर्शकों ने सुना नहीं होगा। मैंने तो किताब लिखी है पूरी इसके ऊपर। अच्छा, क्या है इस किताब में? किताब है हिंदू एकता बनाम ज्ञान की राजनीति। उसमें पूरा अध्याय है बदलता हुआ संघ परिवार। अच्छा, ओके। एक और बात शुरुआत यहीं से करता हूं। राहुल गांधी ने कहा है कि ये जो अपील की है प्रधानमंत्री जी ने खर्च कम करने की, ये युद्ध नहीं की वजह नहीं है, इसके पीछे कुछ और गहरी बात नजर आ रही है। और राहुल गांधी को मैं देख रहा हूँ, कोरोना के लेकर चीन तक उन्होंने जो कहा वो बात सही हुई है, सच हुई है। जो भविष्यवाणियां की हैं, आज तक मुझे ऐसा याद नहीं आ रहा कि राहुल गांधी की भविष्यवाणियां गलत हुई हैं। क्या लगता है अभय जी, ये जो बात कही गई है और राहुल गांधी कह रहे हैं कि इस मामले में श्वेत पत्र लेकर आए सरकार, बताए कि देश की आर्थिक नीति किस हालात में है, देश की अर्थव्यवस्था का क्या हाल है,
क्या आपको लगता है ये कुछ और गहरा राज है जिसको सरकार छुपा रही है, बताना नहीं चाह रही? युद्ध के बहाने क्या वाकई में हम एक आर्थिक तबाही की तरफ बढ़ गए हैं? अर्थव्यवस्था वाकई में इतनी खतरनाक हो गई है? मंत्री लोग कह रहे हैं, क्या मुख्यमंत्री कह रहे हैं, कल से योगी आदित्यनाथ ने कहा कि मंत्रियों की गाड़ियां आधी कर दी जाएंगी, एक दिन प्राइवेट गाड़ी में चलेंगे। ये सब नाटक है क्या? पहले जीएसटी का अभियान का लोगो लगाने को कहा गया, टीपी लगाने को कहा गया, फिर वो हवा हवाई हो गई। क्या इस तरह की चीजें क्या केवल हवा हवाई होती हैं, भाषणबाजी होती है, या अभय जी कुछ और भी है इसके पीछे? वाकई में राहुल गांधी की बात कुछ गंभीर अर्थ पैदा करती है? नहीं, राहुल गांधी की बात गंभीर है, मैं उसको हल्के में नहीं ले सकता उस बात को, क्योंकि उस प्रकार के लक्षण मुझे भी दिखाई पड़ रहे हैं। राहुल गांधी तो एक सत्ता प्रतिष्ठान में स्वयं भी रह चुके हैं लंबे अरसे तक, खासतौर से 2009 से लेके और 2014 तक जो 5 साल थे, उसमें राहुल गांधी सत्ता प्रतिष्ठान के बिल्कुल नजदीक में थे और वो सब देखते थे कि सत्ता प्रतिष्ठान किस तरीके से चलता है। वो जानते हैं राहुल गांधी के जो विदेशी मुद्रा भंडार का कितना महत्व है। राहुल गांधी इस बात को जानते हैं कि रुपए की कीमत, करेंसी की कीमत अगर डॉलर के मुकाबले अंतर्राष्ट्रीय बास्केट ऑफ करेंसी में बहुत ज्यादा गिर जाए तो उसका क्या, उसकी समस्या क्या है। जब मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे तो 2013 के आसपास, यानी 2014 से कुछ पहले, अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय पूंजी की संस्थाओं ने भारत को 5-6 दुर्बल अर्थव्यवस्थाओं में शामिल कर दिया था। क्यों? क्योंकि 13 से 14% रुपए का अवमूल्यन हो गया था डॉलर के पर, और उसी बात को बहाना लेकर इन सब लोगों ने बड़ा उत्पात किया था। नरेंद्र मोदी वगैरह ने ये सब बहुत किया था कि जिस तरीके से भारत की अर्थव्यवस्था, अब रुपया जितना गिर रहा है उसी हिसाब से प्रधानमंत्री की उम्र बढ़ रही है वगैरह, इस प्रकार की बहुत ही घटिया किस्म की बातें इन लोगों ने की थी, जैसे कि इन लोगों की आदत है, बहुत ही परले दर्जे के घटिया लोग हैं। तो ये सब बातें इन लोगों ने की थी। अब क्या स्थिति है? जितना मनमोहन सिंह के जमाने में रुपए का अवमूल्यन हुआ था उसके दूने से ज्यादा अवमूल्यन रुपए का हो चुका है। और हमारी जो वित्त मंत्री हैं वो संसद में खड़े होकर गर्व से कहती हैं कि हमारी करेंसी बिल्कुल ठीक है, इट्स परफेक्टली ऑल राइट, इस प्रकार की बात करती हैं, काफी मजबूती के साथ मुट्ठी बांधते हुए। अब क्या है कि अब मामला बुरी तरीके से फंस गया है। विदेशी मुद्रा की आमदनी बंद हो चुकी है, या केवल बूंद बूंद करके विदेशी मुद्रा की आमदनी हो रही है। विदेशी मुद्रा खर्च बड़े पैमाने पर हो रही है, और एक स्थिति तो ऐसी आने वाली है कि विदेशी मुद्रा खर्च करने पर भी आपको ऊर्जा नहीं प्राप्त होगी। प्रोफेसर अरुण कुमार इसे सप्लाई शॉक कहते हैं, यानी जो सप्लाई का क्रम था वो पूरा का पूरा गड़बड़ा गया है, टूट गया है सप्लाई का क्रम खाड़ी युद्ध के कारण। सरकार ने उसके लिए कोई कोशिश नहीं की। प्रधानमंत्री कहते हैं कि भाई तेल के कुएं हमारे यहाँ नहीं है, ठीक बात है, लेकिन तो प्रधानमंत्री को पहले से मालूम था ना, जब प्रधानमंत्री बने थे तब भी उन्हें मालूम था कि तेल के कुएं भारत में नहीं है, और भारत का 88% तेल जो है वो विदेशों से आयात करना पड़ता है। ये तो पहले भी मालूम था प्रधानमंत्री को। अच्छा, तेल के कुएं, ऐसा केवल भारत ही अकेला देश नहीं, इसके बाद तेल के कुएं, चीन के पास भी तेल के कुएं नहीं है, जापान के पास भी तेल के कुएं नहीं है, दक्षिण कोरिया के पास भी तेल के कुएं नहीं है। लेकिन उन लोगों की हालत इतनी खराब नहीं है, उन्होंने पहले से सोच के इंतजाम कर रखा है, भारत से बेहतर इंतजाम कर रखा है। और नंबर 1 का झूठ बोलने वाला एक व्यक्ति इन्होंने रख छोड़ा है, इसका नाम है हरदीप पुरी, जो निरंतर यही कहता रहता है कि हम सब ठीक है, हमारे पास 60 दिन की है, 70 दिन। 2 महीने पहले भी ये कह रहा था कि हमारे पास 60 दिन का पूरा इंतजाम है। 2 महीने बाद भी वो बंदा कह रहा है कि हमारे पास 60 दिन का पूरा इंतजाम है। भाई इसका क्या मतलब हुआ? 2 महीने पहले उसको कहना चाहिए था कि हमारे पास 240 दिन का पूरा, 120 दिन का पूरा इंतजाम है। अगर वो आज की तारीख में कह रहा है कि आने वाले 60 दिनों का हमारे पास पूरा इंतजाम है, तो 2 महीने पहले उसे कहना चाहिए था, 60 दिन पहले कहना चाहिए था कि हमारे पास 120 दिनों का पूरा इंतजाम है। रटा रटाया हमारे पास सब है, सब ठीक है, सब बढ़िया है, इस तरह की बात करता है। आपका मंत्री इस तरह की बात करता है, प्रधानमंत्री ये बात कर रहा है कि भाई ये आप इन चीजों का इस्तेमाल मत करो। अब किसकी बात आप सही मानोगे?
पब्लिक को उल्लू बनाने का इन लोगों ने धंधा बना रखा है। भारतीय अर्थव्यवस्था पिछले 20 वर्ष में, मैं कहता हूं 20 साल में, अपने सबसे ज्यादा संकटपूर्ण क्षण का सामना कर रही है। इसी बात को ये लोग छिपा रहे हैं। ये प्रधानमंत्री को बता दिया गया है कि ये सब हो गया है मामला, अब आप बहुत देर तक इसको खींचातानी नहीं कर सकते। इसकी जो राहुल गांधी कह रहे हैं, मेरी तो यही समझ में आता है कि शायद इसी चीज को छुपाने के लिए ये सारा का सारा नाटक किया जा रहा है। अच्छा, जहां तक तेल की कीमत बढ़ाने का सवाल था, तेल की कीमत तो बढ़ाना, सब लोग जानते हैं युद्ध चल रहा है, तेल मुश्किल में आ रहा है, तेल महंगा हो गया है, तेल की कीमत बढ़ाने पर लोग ऐसा, इस बात पर लोग नहीं नाराज होंगे। खास बात यह है कि ये सब जो कहा जा रहा है, इसके पीछे एक प्रकार का दुराव है, छिपाव है। मतलब ये पब्लिक से झूठ बोला जा रहा है। इनकी हिम्मत नहीं है कि राष्ट्रीय मंच पर खड़े होकर ये कह दें कि हमारी अर्थव्यवस्था बहुत मुश्किल दौर से गुजर रही है, हम लोगों को तुरंत इन्हें। अब शरद पवार ने क्या कहा है, प्रधानमंत्री के वक्तव्य को सुनकर शरद पवार की प्रतिक्रिया आप देखिए क्या है। शरद पवार ने कहा है कि आप फौरन एक सर्वदलीय बैठक बुलाइए और उसमें लोगों को बताइए कि क्या समस्या क्या है। तो प्रधानमंत्री तो विष्णु भगवान के अवतार हैं, वो सर्वदलीय बैठक बुलाएंगे और उसमें राजनाथ सिंह को और सीतारमण को भेज देंगे बात करने के लिए, खुद नहीं आएंगे सर्वदलीय बैठक में। 2 सर्वदलीय बैठकें हो चुकी हैं ऑपरेशन सिंदूर के बाद से अब तक। मतलब जो पहलगाम की घटना हुई थी उसके बाद से दोनों में किसी में प्रधानमंत्री नहीं गए। क्यों नहीं जाते हैं वो, क्या शर्म है? नहीं, वो सबसे ऊपर है ना, वो सबसे ऊपर है। शान कट जाएगी खड़गे जी के सामने, राहुल के सामने बैठ जाएंगे तो। बिल्कुल, वैसे तो उनके साथ बैठ के खूब चाय पीते हैं, हाँ ऊ करते हैं, तस्वीरें देखी हम लोगों ने खड़गे जी के साथ चाय पीते हुए, उनकी प्रियंका गांधी के साथ बैठ के हा ऊ करते हुए सब करते रहते हैं, लेकिन किसी आधिकारिक कार्यक्रम में नहीं जाते हैं उनके साथ। देखिए ये सब जो मनोविज्ञान है ना, ये कुछ ऐसा मनोविज्ञान है नहीं, मनोविज्ञान नहीं, वो जानी बुझी रणनीति है कि प्रधानमंत्री को सबसे ऊपर रखा जाए। प्रधानमंत्री अनटचेबल है, उनके ऊपर, उनके खिलाफ कोई नोटिस जारी नहीं होगा, उनको कभी जवाब तलबी उनकी नहीं होगी प्रधानमंत्री की। ये सब बातें हैं, ये एक अलिखित अघोषित प्रोटोकॉल है जिसका मीडिया भी पालन करता है और ब्यूरोक्रेसी भी पालन करती है, चुनाव आयोग भी पालन करता है, सब लोग पालन करते हैं। और कुछ का कुछ ऐसा प्रधानमंत्री की आप आलोचना नहीं कर सकते किसी चैनल पे जाकर। अगर आपको बहुत आलोचना करना है, भड़ास निकालनी है, तो अमित शाह की कर लीजिए, और ज्यादा भड़ास निकालनी पूरी भारतीय जनता पार्टी आरएसएस की कर लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, योगी जी कर लीजिए आलोचना, वो की जा सकती है, नरेंद्र मोदी की नहीं हो सकती आलोचना। उनको सबसे अलग, सबसे ऊपर एक ऐसे व्यक्ति के तौर पर बना दिया गया है जिसको कोई छू नहीं सकता है। तो उन्होंने तो खुद भी कहा था मैं बायोलॉजिकल, वही तो कह रही, विष्णु भगवान के अवतार हैं, नॉन बायोलॉजिकल हैं, तो वो तो पहले ही उन्होंने घोषित कर दिया है। और आज तक इस गोदी मीडिया ने नरेंद्र मोदी की इन बेकार की बातों की आलोचना नहीं की है। क्यों मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं कि राहुल गांधी ने जो कहा है वो महत्वपूर्ण बात है, उसको गंभीरता से उसका संज्ञान लेना चाहिए। और मैं तो उसका संज्ञान इस तरीके से लेता हूं कि भारतीय अर्थव्यवस्था इस वक्त बहुत भारी संकट के दौर से गुजर रही है। उस संकट के दौर को कैसे छिपाया जाए और कैसे उसका ठीकरा आम लोगों की, सुबह आगे लोग देखो सोना खरीदते हैं, लोग पेट्रोल ज्यादा खरीद रहे हैं, किसान उर्वरक की बहुत ज्यादा मांग करते हैं, किसान ये विदेश यात्राएं लोग ज्यादा करते हैं, ये सब इन बातों पर ठीकरा फोड़ दो। कितने लोग हिंदुस्तान में विदेश यात्राएं करते हैं, क्या परसेंट है? बहुत कम है, 5%। पूरे भारत में केवल 5% लोग ऐसे हैं जो विदेश यात्रा करने की हैसियत रखते हैं, बस। और कोई विदेश यात्रा भारत में नहीं करता, औकात ही नहीं है किसी की विदेश यात्रा करने की। अब वो 5% लोगों, अब लोग विदेश ना जाएं, अरे भाई, अगर बहुत तरीके हैं, अगर देश इस तरह के कड़े संकट में, विदेशी मुद्रा के संकट में है, तो आप विदेश यात्रा करने पर कुछ दिनों के लिए प्रतिबंध लगा दीजिए, क्या बात है? और कहिए कि देश के लिए जरूरी है, सब लोग सिर झुका के उस प्रतिबंध को मानेंगे। आप रिलायंस वाले और वो नायरा वाली जो कंपनियां हैं,
वो बहुत भारत का बहुत सारा तेल एक्सपोर्ट कर रही हैं, बहुत बड़े पैमाने पर मुनाफा कमा रही हैं। आप तेल का एक्सपोर्ट है, उसको प्रतिबंध लगा दीजिए। भाई अभी आपने जितना करना था कर लिया, अभी अब 1 साल तक कोई तेल का, जब तक परिस्थिति ठीक ना हो जाए, अब तेल का कोई एक्सपोर्ट नहीं किया जाएगा। देखो, उनको लगातार बड़े से बड़ा मुनाफा कमाने की छूट दे रखी है, बहुत बड़े पैमाने पे मुनाफा कमा रहे हैं वो तेल का एक्सपोर्ट करके। देश में तेल बाकी की तो कमी है, लोगों से कह रहे हैं कि आप तेल खर्च मत कीजिए, वो तेल का एक्सपोर्ट कर रहे हैं, क्यों नहीं आप उसके ऊपर प्रतिबंध लगाते? अंबानी है वो। अब आप नहीं, हम दूसरी कंपनी भी है नायरा, जो अंबानी की नहीं है। तो मैं कहना ये चाहता हूं कि ये सब जो सबसे पहला काम तो इन्हें करना चाहिए था कि कुछ ऐसा दिखाना चाहिए था देश की जनता को, ताकि सब लोगों को प्रेरणा प्राप्त हो। खुद अभी विदेश जाएंगे, किसी ने कहा नहीं कि वो जो असम में हेमंत विश्व शर्मा का जो शपथ ग्रहण समारोह हुआ, उसमें करोड़ों रुपए खर्च हुए। क्यों करोड़ों रुपए खर्च हुए? सारे देश से भाजपा के मुख्यमंत्री थे, हवाई जहाजों में बैठकर वहां चार्टर्ड फ्लाइट्स में वहां गुवाहाटी पहुंचे, बड़े पैमाने पर एक बड़ा जश्न उन्होंने मनाया। अरे भाई, अगर आपको सारे देश से आप मना कर रहे हैं कि ये कीजिए, तो आप वहां पर नमूना पेश कर सकते थे। छोटा सा समारोह होता है जिसमें नरेंद्र मोदी होते, अमित शाह होते, जिनको शपथ लेनी है वो होते, और राज्यपाल होते, और शपथ हो जाती। तो क्या उससे क्या इनका घिस जाता? अब सोमनाथ मंदिर में उपासना करने गए थे तो कितना बड़ा उन्होंने रोड शो किया, उसमें ऐसे ऐसे कर रहे हैं, ऐसे ऐसे कर रहे हैं। आप मुंह देखिए, चेहरा देखिए, कितने ज्यादा मंत्रमुग्ध हैं अपने ऊपर, खीसें निकली हुई हैं। एक खबर ऐसी और थी अभय जी, जिसने मुझे बहुत दुखी किया। मेरे एक मित्र का बेटा था, मैंने देखा कि 1.5 साल से वो बच्चा मोबाइल छू नहीं रहा था, टीवी नहीं देख रहा था, कमरे से नहीं निकलता था, केवल और केवल मेडिकल की तैयारी कर रहा था। एक झटके से पेपर लीक, परीक्षा रद्द। आईएएस की परीक्षा रद्द नहीं हुई, कभी मैंने सुना नहीं कि आईएएस की परीक्षा रद्द हुई हो। इस देश में एक परीक्षा नहीं करा सकती सरकार, लाखों लोग, लगभग 22 लाख बच्चों का भविष्य, विपक्ष कह रहा है ये अपराध है, और वाकई में अपराध है। ये गरीब बच्चे, केवल विपक्ष नहीं कह रहा है, भारतीय जनता पार्टी के भीतर पूछिए लोगों से जाके। जो नीट में पर्चों की लीक हुई है, और दूसरे 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद ही तमाम लीकेज वगैरह हुए थे, धर्मेंद्र प्रधान का नाम तो इतिहास में जाएगा। और उसके साथ जुड़ा हुआ सवाल है जो भाजपा के भीतर पूछा जा रहा है कि इस आदमी को कौन बचा रहा है। इससे ज्यादा अक्षम शिक्षा मंत्री आज तक हुआ है भारत के इतिहास में कोई? इनके सारे मंत्री अक्षम हैं। धर्मेंद्र प्रधान अक्षम मंत्री, पीयूष गोयल अक्षम मंत्री, अश्विनी वैष्णव अक्षम मंत्री, सीतारमन अक्षम मंत्री, सारे मंत्री लाइन लगी हुई है, सारे के सारे अक्षम हैं। गृह मंत्री के तौर पर अमित शाह अक्षम, कुछ नहीं कर पाए आज तक। सब डींगे मारना, झूठ बोलना, झूठे नैरेटिव चलाना, इसके अलावा कुछ नहीं करते हैं लोग। सोचिए आप, कितने 22 लाख बच्चों के परिवार, उनका भविष्य, क्यों? वैसे क्या कारण है, क्यों लीक हो जाते? ये बच्चे कोई गरीब लोगों के बच्चे नहीं हैं, ये बच्चे कांग्रेसियों के बच्चे भी नहीं हैं, ये बच्चे समाजवादी पार्टी के बच्चे भी नहीं हैं, ये बच्चे दलित और अति पिछड़े वर्ग के बच्चे भी नहीं हैं। दलित और अति पिछड़े वर्ग के बच्चों में कुछ एक गिने चुने उंगलियों में, बाकी सभी लोग पढ़े लिखे, ऊंची जात के, समृद्ध परिवारों के, खुशहाल परिवारों के बच्चे हैं। वो इन इम्तिहानों में, डॉक्टरी की परीक्षा में बैठते हैं, इंजीनियरिंग की परीक्षा में बैठते हैं, एमबीए करने जाते हैं। सब ये काम तो वही लोग करते हैं ना। इनकी महत्वाकांक्षाएं भी वो होती हैं, और ठीक बात भी है, कोई गलत बात भी नहीं है, मैं इसका स्वागत करता हूं। सवाल ये है कि ये लोग सब क्या सोच रहे होंगे। हमारे देश की सरकार जो है वो इम्तिहान नहीं करा सकती ईमानदारी के साथ ही। बताइए कितना बड़ा फर्जी, संजय जी, कितना बड़ा फर्जीवाड़ा चल रहा है, कितने बड़े पैमाने पर रुपए का आदान प्रदान हो रहा होगा इसके अंदर, अरबों रुपए, कितना बड़ा भ्रष्टाचार चल रहा है। अच्छा, आपको तो याद होगा कि और आज सवाल देखिए, किसी के चेहरे पे कोई शिकन नहीं है, कोई किसी से जवाबदेही नहीं कर रहा है, शर्म नहीं आ रही है, निर्लज्जता की हद है।
जैसा लगता है कि हमारी और आपकी जिम्मेदारी हो, ये शर्म हम लोगों को ज्यादा आ रही है। ऐसा लगता है कि संजय शर्मा और अभय कुमार दुबे की जिम्मेदारी है कि वो इस तरह की परीक्षाएं कराएं, और हम लोग इस जिम्मेदारी को पूरा करने में विफल हैं। धर्मेंद्र प्रधान की जिम्मेदारी नहीं है, और धर्मेंद्र प्रधान से जवाब तलब करने की जिम्मेदारी नरेंद्र मोदी की नहीं है। आपको याद होगा व्यापम घोटाला, सच ही सामने नहीं आया, ना जाने कितने गवाह मार दिए गए, मर गए। देखिए, ये जो पर्चे लीक होने वाला, परीक्षा उच्च स्तरीय परीक्षाओं में पर्चे लीक होने वाला जो घोटाला है, ये सारे घोटालों का बाप है। इससे हम लोगों की जो नई पीढ़ी है, नई पीढ़ी के सबसे ज्यादा प्रतिभाशाली बच्चे जो हैं, वो इससे विपरीत प्रभावित हो रहे हैं। बहुत बुरी स्थिति है इसमें। भारतीय शिक्षा का कलंक है ये देश कभी आगे नहीं बढ़ सकता इस तरह की सरकार और इस तरह के शिक्षा मंत्री के नेतृत्व में। तो ये बात प्रधानमंत्री को समझ में नहीं आ रही कि शिक्षा मंत्री अब ये जो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है, एनटीए है, राहुल गांधी ने एक और ट्वीट किया, एक और पोस्ट की। उन्होंने कहा कि मैं कहता हूं गूगल पे देखो कि जब नीट के पर्चे लीक हो रहे थे तो एनटीए का डायरेक्टर जनरल डीजी कौन था, और उस अफसर को सरकार ने इस वक्त कहां बैठा रखा है। एक सीएम का, प्रिंसिपल चीफ सेक्रेटरी, हाँ, एक सरकार का। कौन जी? आप ये राहुल गांधी ने किया है? सब मलाई खाते हैं, बच्चों से किसी को मलाई खा रहे हैं। पूरी की पूरी सरकार नंबर 1 की भ्रष्ट है, इसकी कोई सीमा नहीं है। उसका सबसे बड़ा प्रमाण ये है, अब कहेंगे अभी हमारी सरकार भ्रष्ट नहीं है। अरे आपकी सरकार भ्रष्ट नहीं है तो आपकी सरकार में पर्चे क्यों लीक हो रहे हैं? क्या ये पर्चे ईमानदारी से लीक हो रहे हैं? भ्रष्टाचार के जरिए लीक नहीं हो रहे। और ये अकेला नीट का नहीं है, उत्तर प्रदेश में भी मैं देख रहा हूँ, मध्य प्रदेश में भी देख रहा हूँ, राजस्थान में भी देख रहा हूँ। मैं तो मानता हूं कि जो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता इस पर्चा लीक का विरोध नहीं कर रहे हैं उसके ऊपर, वो भी नैतिक रूप से भ्रष्ट हैं, भले उन्होंने निजी तौर पर पैसा लिया हो या न लिया हो। वो भारत की इस नई पीढ़ी, शिक्षित और उच्च वर्गीय जो नई पीढ़ी है, उसके समक्ष अपराधी की तरह खड़े हुए। अच्छा, संघ वैसे तो बड़ी वो नौजवानों की और शिक्षा की बात करता है, अब संघ के मुंह से आवाज नहीं निकल रही। प्रोफेसर कुछ चुपचाप, वो तो इसी तरह के हैं वो लोग। उनकी विचारधारा में गोटी लाल होनी चाहिए। सारा हिंदुस्तान जो है कूड़े में चला जाए, नाली में चला जाए, उन पे कोई असर नहीं पड़ता। अब बस वो ये है कि प्रधानमंत्री वो वहां बैठ के हिंदू का कीर्तन करते रहेंगे, कुछ नहीं करेंगे। वो कहेंगे कि क्या करोगे डॉक्टर बन के, चलो कावड़ यात्रा लेके चलो, कहीं किसी के घर में हरा झंडा उतार के लाओ। बहुत मैं आपको बताऊं, इन सब लोगों ने मिलकर ऐसा मुल्क बना दिया है। एक तो मूर्खों का बिल्कुल साम्राज्य स्थापित कर दिया है। उनके सामने कोई भी तथ्य रखते रहो, कोई भी तर्क स्थापित करते रहो, वो हमेशा हैं करते रहेंगे। अरे नहीं, ऐसा नहीं, वैसा है, और तुरंत कहने लगे वो कांग्रेस ने ऐसा किया था, वो जवाहरलाल नेहरू ने ऐसा किया था, वो राहुल गांधी ने ऐसा किया था, वो सब निकालते रहेंगे। अब इंदिरा गांधी ने 1967 में एक अपील की थी कि लोग पेट्रोल डीजल कम इस्तेमाल करें। ताई जब हिंदुस्तान को आजाद हुए 20 साल हुए थे केवल। बीजेपी का जो प्रचार तंत्र है, इंदिरा गांधी का हिंदू में छपा हुआ वो वक्तव्य घुमा रहा है इस वक्त, ताकि नरेंद्र मोदी की अपील को जो है ना, वो कैसा कि नरेंद्र मोदी, इंदिरा गांधी ने अपील की थी, हमने ये सोचिए 1967 अपील की थी, उसको लिए घूम रहे हैं लोग। इस तरह के लोग आपने देखे कभी? मतलब मुंह छुपाने के लिए भी सहारा इंदिरा गांधी का ही लिया गया। आपने सोचा था कभी कि इस तरह के लोग हिंदुस्तान में हुकूमत करेंगे? सही बात है। आप सोचिए ना, सोच के भी अफसोस होता है। हम क्या इनके बारे में कहें, कैसे इनकी आलोचना करें? अंधेर नगरी चौपट, वो कहावत है ना, अंधेर नगरी चौपट राजा, टका सिर भाजी टका सिर खाजा। बहुत ये जो भारतेंद्र हरिश्चंद्र का ये कथन, ये भी कथन अपर्याप्त हो गया। मैं आपको बताऊं, इनके लिए तो कोई नई भाषा खोजनी पड़ेगी कि भाई इनकी आलोचना कैसे की जाए। आलोचना करने का मतलब है उन तक उनको कोई असर हो। असर ही नहीं, कुछ नहीं, करते रहिए आप। बिल्कुल ठीक बात है। बहुत बहुत शुक्रिया अभय जी, इतनी बातचीत की। थैंक यू सर। ये थे अभय दुबे जी और पूरी समीक्षा उन्होंने की। वास्तव में एक ऐसी सरकार है, इसको ना नौजवानों की चिंता, ना किसानों की चिंता, ना मध्यम वर्गीय परिवारों की चिंता। केवल चिंता है इस बात की है कि चुनाव के समय में 4 PM को बंद कर दिया जाए। आप सबके आशीर्वाद से 60 दिन के बाद 4 PM का नेशनल चैनल खुला है। सोचिए आप, कितना डर है। हाईकोर्ट के आदेश के बाद 60 दिन बाद चैनल खुला है।
मेरे को पता है कि ये बहुत कठिन दौर था, आप साथ ना होते तो मैं हिम्मत छोड़ देता, लेकिन आपका बहुत साथ रहा, बहुत प्यार रहा और मैं चाहता हूँ ये प्यार हमेशा बना रहे। अपने सभी मित्रों से कहिएगा 4 PM के नेशनल चैनल को लगातार पुश करें, एक दूसरे को वीडियो भेजें, जिससे ये चैनल फिर से पहले की तरह गति पाए। आपका प्यार मेरे जीवन का सबसे कीमती तोहफा है, इसे बनाए रखिएगा। शुक्रिया, थैंक यू। India is on the verge of bankruptcy. देश कंगाल होने वाले हैं। सुना है काफी दूरदर्शी हैं आप। पिछले साल ही इन्होंने अनुमान लगा लिया था कि इंडिया इकोनॉमिक क्राइसिस की तरफ जा रहा है। प्रॉब्लम बताई थी तो कोई सोल्यूशन भी तो सोचा ही होगा ना। गवर्नर ने रिजाइन कर दिया है। डेप्यूटी को छोड़ के कोई सिफारिशी टट्टू ला रहे हैं गवर्नर के पोस्ट पर। जिसने कभी इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ी वो अब देश की इकोनॉमी सुधारेगा। क्या बोलते हैं सीआर सर, ये नए गवर्नर संभाल पाएंगे? मिस्टर गांधी के सिफारिश से आए हैं। गवर्नमेंट को तो बलि का बकरा चाहिए था। मिल गया। आपका प्लान फेल हो चुका है सर, आप फेल हो चुके हैं। If I fail, RBI fails. If RBI fails, India fails. I will not let India fail.